तो आज सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया के विराट जश्न की। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। इस जीत ने पूरे देश को खुशी से झूमने का मौका दे दिया। जैसे ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी, पूरा देश मानो सड़कों पर उतर आया। फिर इस जीत का जबरदस्त जश्न मनाया गया। गुजरात से लेकर इंदौर तक जमकर जश्न का दौर चला। गुजरात के वडोदरा में तो जश्न मनाने के लिए फैंस सड़कों पर उतर आए और इसी तरह सूरत में फैंस झूमते दिखे। पुणे में लोगों ने जमकर जीत का जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की है। इंदौर में भी आतिशबाजी कर लोगों ने जीत का जश्न मनाया और इसी तरह रांची में भी जमकर पटाखे फोड़े गए। अहमदाबाद में तो फूलों की होली खेलकर जीत का जश्न खास तौर से मनाया गया। ये पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश एक ही रंग में रंगा नजर आया। फैंस ने दिल खोलकर विजय उत्सव मनाया। ये पुणे के एफसी रोड की तस्वीरें हैं, जहां पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद फैंस तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए और कुछ इस अंदाज में विजय जुलूस निकाला। मुंबई की सड़कों का नजारा भी देखने लायक था। ढोल नगाड़े की थाप पर फैंस तिरंगा लेकर झूमते दिखे। जमकर आतिशबाजी भी की गई। अहमदाबाद में भी फैंस ने आतिशबाजी की और जमकर जीत का जश्न मनाया। सेलिब्रेशन हो रहा है। जो भी यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भारतीय टीम को चीयर कर रहे हैं और जो हमारे साथ जो लोग भी मौजूद हैं उनके हाथ में मिठाई भी देखने को मिल रही है। एक दूसरे का मुंह मीठा करा के आज का जो जीत है उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जम्मू में भी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाया गया। पूरा शहर ही मानो सड़क पर उतर आया और भारत माता के जय घोष के साथ लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाइयां दी। चंडीगढ़ के सेलिब्रेशन में तो देशभक्ति का रंग भी खूब चढ़ा। गीत संगीत ने जश्न की इस महफिल में 4 चांद लगा दिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ जोड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में झूमे हस्ती में। आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को पस्त करने का जोश, जुनून और जश्न कोलकाता में कुछ इस तरह मना। फैंस ने भांगड़ा कर अपनी खुशी का इजहार किया। म्यूजिक भी बज रहा है और भंगड़ा भी हो रहा है। भाई भंगड़ा तो कर दो। इंडिया की बड़ी जीत है पाकिस्तान के साथ। तो बताओ विराट कोहली की इनिंग्स कैसी लगी? एकदम बहुत मस्त। तो क्या इंडिया अब चैंपियंस ट्रॉफी उठाएगा? एकदम एक नंबर पे जा रही है इंडिया। पटना के डाक बंगला चौराहे का ये नजारा देखिए। यहाँ तो सेलिब्रेशन में बुलडोजर की भी एंट्री हो गई और फैंस ने पाकिस्तान पर जीत की तुलना सर्जिकल स्ट्राइक से कर दी। आज सौभाग्य का दिन है कि बिहार पटना के धरती पे स्वयं विराट कोहली कप लेकर के आए हैं और पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया, इतिहास रच दिया। और भगवान प्रभु में बहुत जान होता है। हम लोगों ने शुभ कार्य से पहले हम लोगों ने हवन पूजन किया था। ईश्वर ने हमें जीत दिलाई, हमारे अच्छे प्लेयर खेले। बोलो बोलो भारत माता की जय। जाहिर है ये उस देश की तस्वीरें हैं जहां लोगों का दिल क्रिकेट के लिए धड़कता है। गली गली, शहर शहर फैंस ने इस अंदाज में भारत की जीत का जश्न मनाया। शहर कोई हो, भाव एक है, अंदाज एक है। जीत जबरदस्त है, जश्न तो बनता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, अहमदाबाद से अतुल तिवारी, मुंबई से मुस्तफा शेख, कोलकाता से अनिर्बान, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, पटना से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत की इस जीत पर टीम इंडिया के फैंस का रिएक्शन भी आपको हम सुनवाते हैं। कोहली इंडिया का किंग है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, हमारे गुजराती बंधु सब एवरग्रीन है और पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है। जहाँ मैटर बड़ा होता है वो
चेस मास्टर है और चेस मास्टर ने आज फिर से बताया कि पाकिस्तान की क्या औकात है। आज हमारे लिए खुशी का पल है क्योंकि आज चैंपियन ट्रॉफी का बदला लिया है, 2017 का बदला लिया है इंडिया ने आज। वो तो पहले से भारत जीतने वाला था, हमें पता ही था। ये तो उन लोगों के फिर से हार हुई वो दिखाने के लिए हम फिर से बोल रहे हैं कि भारत माता की। तो बहुत मजा आ रहा है। हमने 2017 का फाइनल का बदला लिया है आज। भारत के लोग बहुत खुश है। आज पाकिस्तान को बहुत अच्छे से हराया हमने। ये हमारे लिए फाइनल जैसा है। रोमांचकर मैच है, लेकिन ये मैच में जो जितना हम लोग प्रदर्शन किया, इंडिया प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया लगा। हमारा मनोबल अच्छा से बढ़ रहे हैं। इंडिया ICC ट्रॉफी इंडिया में ही आएंगे। बहुत खुश है, बहुत खुश है। एकदम शुरू से देखा, 2-2:30 बजे जब खेला शुरू हुआ उस टाइम से देखा। बहुत आनंद आया, बहुत खुश हुआ। इंडिया जी ऑल साइड, फील्डिंग, बैटिंग एंड बॉलिंग, एवरी साइड से अच्छा किया। कुछ कहने का नहीं है, इंडिया जीता है। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। देखिए, हमेशा इंडिया पाकिस्तान एक मैच अलग ही एक्साइटमेंट होता है और आज तो ऑफिशियली प्रूफ हो गया कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। तो ये मैच सिर्फ किंग ही जिता सकता था और उसने आज खेला, वैसा पार्टी खेला और हम लोग जीत गए बस। और ऐसे फाइनल जीत जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी अपना है। फिर तो स्टार्टिंग में लगा थोड़ा सा रोमांचक हो सकता। और भारत से मिली हार पर पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तानी फैंस जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं भारतीय फैंस भी सोशल मीडिया पर अनूठा जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान की हार पर चुटकी ले रहे हैं। आइए देखते हैं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। एक्सपर्ट्स हो या आम फैंस, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों पाकिस्तान को 6 विकेट से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तानी फैंस के दिल जार हैं और फैंस जमकर अपनी टीम और मैनेजमेंट पर भड़ास निकाल रहे हैं। ना बेटा ना, इनके लिए लाख रुपए का टीवी इनके लिए तोड़ू। इनको तो कोई घर में नहीं पूछता, इनके लिए अपना लाख रुपए का टीवी तोड़ू। पड़े बड़े और स्टेडियम बनाने में लगे रहो तुम लोग, अपनी टीम को ही बना लेते हो। दिमाग तुम्हारा खराब हो, मेंटल खराब, तुम्हें अल्लाह भर्ती करवाए। इंडिया ने पाकिस्तान से अपना 2017 का बदला ले लिया। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं इतना दुखी हूँ। यकीन करें, मैं सोया नहीं हूँ इस मैच के एक्साइटमेंट से। मुझे क्या पता कि पाकिस्तान की टीम दोबारा से एक दफा फिर हमें जलील करेगी। वहीं पाकिस्तान की हार पर सोशल मीडिया पर तो मानो मीम्स की बाढ़ सी आ गई है। भारतीय फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन का एक अलग ही दौर चल रहा है। मैच हार के हम थक गए थे। अरे ओ निकम्मो, कभी तो जीत कर आया करो, हमें भी तो नारियल फोड़ने का मौका मिले। हारते ही रहते। अब उन कमेंट्स पर नजर डालिए जो सोशल मीडिया पर छाए हैं और खूब तारीफें बटोर रहे हैं। विराट की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है, जिसे नींबू मिर्ची से सजाया गया है और लिखा है, नजर ना लगे विराट भाई। वहीं ब्योमकेश नाम के यूजर ने विराट और ऋषभ पंत की तस्वीर शेयर की, जिसमें पंत विराट से पूछ रहे हैं, भैया कौन सा पानी पीते हो, बताओ मैं भी वही पीऊंगा। मीम मंदिर नाम के यूजर ने टीम पाकिस्तान पर तंज कसा, टीम रॉकेट फिर से हार गई। अंकित कुमार नाम के यूजर ने तो टीम इंडिया के बापू को अलग ही अंदाज में सोशल मीडिया पर पेश किया। यश तिवारी ने पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या के बाहुबली अवतार को कुछ यूं सोशल मीडिया पर उतार दिया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर एक और जबरदस्त जीत दर्ज कर फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया है, लिहाजा ये जश्न अभी लंबा चलेगा। वहीं पाकिस्तानी फैंस भी सोशल मीडिया के जरिए जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, विराट कोहली के शानदार शतक ने चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की लगभग छुट्टी कर दी है। एक बार फिर विराट का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ गरजा और फैंस को पाकिस्तान पर 6 विकेट की जीत का तोहफा मिला। साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी उनके नाम से जुड़ गए।
ये तो होना ही था। मंच चैंपियंस ट्रॉफी का, सामने पाकिस्तान और रन मशीन के हाथ में बल्ला। क्रिकेट के दीवानों को और क्या चाहिए था। जब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में विराट बल्लेबाजी करने उतरे, तब पाकिस्तानी गेंदबाजों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी के जहन में 2023 एशिया कप में विराट की वो यादें ताजा हो रही थीं, जब विराट ने 94 गेंदों में 122 रन की नाबाद पारी खेली थी। तो किसी को मेलबर्न के मैदान का वो विराट कोहली याद आ रहा था, जिसने हैरिस राउफ की जमकर धुलाई की थी और अकेले कोहली पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़े थे। पाकिस्तानी फैंस और एक्सपर्ट्स की ये आशंका बेवजह नहीं थी। किंग कोहली का बल्ला अपने अंदाज से बता रहा था कि उसे क्यों पाकिस्तान पसंद है। चेज मास्टर क्लासिक टच में थे। मैदान के हर तरफ शॉट, एक छोर पर किंग कोहली तो दूसरे छोर पर टीम इंडिया का प्रिंस यानी शुभमन गिल। पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। क्या शाहीन, क्या नसीम शाह, क्या हैरिस राउफ, सबके पसीने छूट रहे थे और विराट खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी करते रहे और हर गेंद के साथ मैच पाकिस्तान की पकड़ से दूर जाता रहा। 111 गेंदों में विराट ने वनडे में अपना 51वां शतक पूरा किया। ये कीर्तिमान हासिल करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 49 शतक के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप उनके स्टैट्स देखिए कि उन्होंने क्या किया आज तक देश के लिए, क्या उनकी परफॉर्मेंसेस हैं और कितने प्लेयरों ने इतना कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए। तो मैं बहुत कुछ नहीं उन्हें कहना चाहूँगा, हर एक की अपनी सोच होती है, लेकिन विराट हमेशा जवाब अपने बल्ले से देता है, जो उसने आज भी दिया। लंबे वक्त से विराट की फॉर्म पर सवाल थे और जवाब देने के लिए इससे बेहतर मंच और हो ही नहीं सकता था। लिहाजा विराट का बल्ला सिर्फ रन ही नहीं, रिकॉर्ड्स भी बना रहा था। विराट ने इस महामुकाबले में वनडे में सबसे तेज 14,000 रन पूरे किए। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। मास्टर ब्लास्टर को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 359 मैच की 350 पारियां खेलनी पड़ी थी। वहीं विराट कोहली ने यह आंकड़ा केवल 287 पारी में हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाने के मामले में भी उन्होंने द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की बराबरी की। अब दोनों बल्लेबाजों के नाम आईसीसी इवेंट में 30 हाफ सेंचुरी हो गई हैं। यूं तो चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक विराट का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन वो शतक नहीं लगा पाए थे। मौका था और दस्तूर भी, लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में विराट ने ये कसर भी पूरी कर ली। अब विराट के नाम चैंपियंस ट्रॉफी में 14 पारियों में 651 रन हो गए हैं। इसके अलावा विराट ने दुबई में एक और कारनामा किया। वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में शतक जड़ा हो। अगेन आपने देखा है विराट कोहली को अगर कोई ये बता दें कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है तो वो बिल्कुल तैयारी करके आएंगे, फिर वो सो करके जाएंगे। I mean, hats off to him. You know, he is like a superstar. He is a white ball run chaser, modern day great है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और यादगार जीत, फैंस को और क्या चाहिए था। सोने पर सुहागा ये कि 15 महीने के इंतजार के बाद विराट के बल्ले से सेंचुरी निकली और इस शतक ने चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की छुट्टी कर दी। I am so happy and my daughter is also so happy. We are so happy. We are proud to be an Indian. Kohli! बहरहाल टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज ये भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अहम टूर्नामेंट में किंग कोहली पुरानी रिदम में लौट आए हैं।
पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में लगभग जगह पक्की कर ली है। अब इंतजार 2 मार्च का है, जब आखिरी लीग मैच में भारत के सामने न्यूजीलैंड होगा। दुबई से विक्रांत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असम की राजधानी गुवाहाटी में चाय बागान और चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। आज पीएम मोदी भी शाम को गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। वो सरू सजाई स्टेडियम में आयोजित झूमर बिरंदनी कार्यक्रम के नृत्य प्रदर्शन के गवाह बनेंगे। ये नृत्य असम के चाय बागानों के 8,500 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुत करेंगे। इस महा आयोजन में भारत के 61 मिशन प्रमुखों के साथ कई सेलिब्रिटीज भी हिस्सा लेने वाले हैं। लोक नृत्य का ये शो नया इतिहास रच सकता है। पीएम एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं को साफ, स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों के हर कक्षों में वॉइस रिकॉर्डर युक्त कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चों के परीक्षा केंद्रों पर आगमन पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुचारू परीक्षा चले, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। कई केंद्रों पर छात्रों का स्वागत भी किया जा रहा है। उनके पेरेंट्स भी उनके साथ में पहुंचे हैं और ये जो वक्त होता है हर एक छात्र के लिए बहुत खास भी होता है। और ऐसे में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब सिर्फ आखिरी के 3 दिन बचे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस भीड़ को संभालने और पवित्र स्नान के लिए खास तैयारी की गई है। आपको बता दें कि रविवार को करीब 1,32,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का अंतिम स्नान 26 फरवरी को है, लेकिन अभी से ही शहर के अधिकांश होटल 27 फरवरी तक के लिए बुक हैं। करीब यही हालात अरैल में बनाई गई टेंट सिटी का भी है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रोज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज के होटल्स, होम स्टे और मेला क्षेत्र में बने लग्जरी कॉटेज 26 फरवरी तक बुक चल रहे हैं। दूसरी तरफ महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी महास्नान है, जिसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन तैयार है। संगम से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक 1450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रेलवे ने भी वृहद स्तर पर तैयारियां की है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि वो अंतिम स्नान सफल तरीके से संपन्न होगा। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज से बड़ा सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान करीब 12,000 से ज्यादा सफाई कर्मी एक साथ महाकुंभ के चारों जोन में सफाई अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने की भी तैयारी है। इससे पहले भी महाकुंभ के दौरान ही गंगा नदी की सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जब 300 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने एक साथ गंगा नदी की सफाई की थी। श्रद्धालु अब भी आस्था की डुबकी लगाने को बेताब है, लेकिन कोई सोच रहा होगा कि कहीं जाम तो नहीं मिलेगा, या फिर कोई सोच रहा होगा कि रास्ते के लिए क्या क्या तैयारी है। तो जीएनटी ने आपकी मुश्किल आसान कर दी है। हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा ने नोएडा से प्रयागराज का सफर किया है, देखिए। आस्था अध्यात्म के महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी, मकर संक्रांति के स्नान के साथ। लेकिन धीरे धीरे आस्था का ये मेला अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 26 फरवरी वो तारीख जब महाशिवरात्रि पर महास्नान होना है। तो भाई सुना है कि रास्ते में खूब रेला है भक्तों का, और भक्त झूमते नाचते गाते पहुंच रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो हमने सोचा कि हम भी इस यात्रा का शुभारंभ करवाते हैं, आपको महाशिवरात्रि के उस स्नान से भी रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे तस्वीरें। तो हमारी शुरुआत हो रही है इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स से। आस्था के इस सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि रास्ते में किस तरीके से भक्तों का रेला है और कैसी है महाकुंभ जाने वाले लोगों की आस्था। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस यात्रा का, महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ मेरे साथ। चलिए। अच्छा, जो अभी मैंने यहाँ अपने गूगल मैप में डाल के देखा है, कुल 662 किलोमीटर का सफर है, 9 घंटे 31 मिनट, और मेरी घड़ी के हिसाब से लगभग 8:15 हो रहे हैं। तो 8:15 बजे सुबह के हमारे इस
यात्रा की शुरुआत हो रही है। देखिए, मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट साथ में रख लिया, ये बहुत जरूरी है क्योंकि पता नहीं रास्ते में कितना ट्रैफिक आपको मिले, क्या सिचुएशन होगी, सो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना होगा। तो चलिए आस्था के सफर की शुरुआत करते हैं। 9 घंटे 31 मिनट, पहुंचेंगे कितनी देर तक रास्ते में देखते हैं। अभी फिलहाल 8 घंटे का वक्त और बता रहा है, यानी यहाँ से हम लोग बता दें कि मथुरा पहुंच चुके, बिल्कुल ऑन टाइम, अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं मिला है। 6:05 का वक्त बता रहा है कि हम लोग प्रयागराज पहुंच जाएंगे, लेकिन मथुरा में गाड़ियों का रेला थोड़ा बहुत हमें यहाँ नजर आ रहा है। अभी तक की अगर हम बात करें तो ज्यादा ट्रैफिक नजर नहीं आया है, लेकिन हाँ मथुरा में यहाँ पर टोल पर अच्छी खासी ठीक ठाक भीड़ है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वक्त बहुत कम बचा है तो हर कोई स्नान कर लेना चाहता है। तो आइए बढ़ते आगे, टोल क्रॉस करते हैं। साढ़े 3 हो गए हैं और लगभग हमने 500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। 511 किलोमीटर अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो लखनऊ में हम लोग पहुंच चुके हैं। 7 घंटे में, तकरीबन 7 घंटे में हमने पूरा सफर तय किया। तो अभी तक हमें कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला है। हाँ, जो रास्ते में हाईवे के किनारे जितने भी फूड जॉइंट्स है वहां पे जरूर अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन अगर हम कहें कि पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। अब यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर का सफर आगे तय करना है, रायबरेली होते हुए सीधा आगे प्रयागराज। देखिए, आप यूपी में आए ना, कुछ चीजें जो बिल्कुल मस्ट है उनमें से एक है गन्ने का रस। एक तो आपको तरोताजा करता है, दूसरा जो यूपी के गन्ने के रस का स्वाद है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। आपको पता ही है मैं बड़ी फूडी हूँ। हम लोग मलक्खा चौक पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से मात्र जो मुझे बताया गया वो ये है कि 15 किलोमीटर के आसपास एरिया है संगम घाट का। यहाँ से कुछ गाड़ियों को रोका जा रहा है। एक्चुअली अभी तक हमें कहीं ट्रैफिक जाम मिला नहीं था जब से हम नोएडा से चले, लेकिन यहाँ आके गाड़ियों को रोका गया है। और वो क्यों रोका गया है वो भी आपको बता दें कि यहाँ से कुछ गाड़ियां हैं जिनको रेलवे स्टेशन की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, जिन लोग को उधर जाना है सीधे की तरफ। और लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही है जो आप सुन भी सकते हैं कि यहाँ से सीधा जाइए, सीधा जाके संगम घाट है और वहां पर बराबर एक पार्किंग बनी हुई है जहां पर आप पार्किंग में अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। तो 8:07 हो गए हैं। सुबह से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी। 12 घंटे बाद हम यहाँ पहुंचे हैं जॉनसनगंज एरिया में, और यहाँ से संगम अभी भी 7 किलोमीटर दूर जो मुझे बताया जा रहा है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हैं। तमाम गाड़ियों को शहर के बिल्कुल बाहर पार्क करवा दिया गया है। केवल वही गाड़ियां यहाँ पर आपको नजर आएंगी जो शहर के लोगों की हैं। अलग अलग जगह से लोग आए हैं। तमाम गाड़ियों को शहर के बिल्कुल बाहर पार्क करवा दिया गया है। केवल वही गाड़ियां यहाँ पर आपको नजर आएंगी जो शहर के लोगों की हैं। फिलहाल पैदल जाने वाले तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। ये सीधा एरिया जो है संगम की तरफ जाता है। तो हम आपको दिखा रहे थे नोएडा से लेकर संगम तक की यात्रा, और आपको तमाम तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ये संगम से सब आ रही है। और इधर आप कहाँ डाइवर्ट? ये स्टेशन जा रहे हैं जी, डाइवर्ट कर रहे हैं सबको। बैरिकेड लगा हुआ था। बैरिकेड अभी शाहगंज थाना भी बंद हो जाएगा। आपका जो है कोतवाली थाने पास भी बैरिकेड लग जाएगा। सब जगह सिर्फ पैदल श्रद्धालु जाएंगे। रास्ते भर की बात हो रही थी कि बहुत
बहुत लंबा ट्रैफिक जाम है। एटलीस्ट हम लोगों को ऐसा कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला। यहाँ केवल आपको भक्तों की भीड़ नजर आएगी जो संगम स्नान करके लौट रही है या फिर स्नान करने जा रही है। फिर स्नान करके लौटने के बाद अपनी ट्रेन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो प्रयागराज से मैं नवजोत रंधावा और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र पाल। और इस बीच आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन, जहां पर हर घंटे हजारों लोग रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं और हजारों लोग संगम के लिए डुबकी लगाकर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने और क्या कुछ खास तैयारियां की है, देखिए हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा की एक खास रिपोर्ट। आज है सोमवार का दिन, लेकिन सुबह सुबह के वक्त इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कोई आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है। महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 तारीख यानी कि शिवरात्रि के दिन है। भीड़ बहुत ज्यादा है। ट्रेन से जो लोग यात्री कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वार संख्या 3 और 2 के बाहर। प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर भीड़ को मैनेज कैसे किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ट्रेन भी आ रही है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से अपना काम कर रहा है, वॉलंटियर्स अपनी तरफ से लोग लगे हुए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अंदर किसी तरह की कोई भीड़ ना हो, लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए, और साथ ही साथ मैनेज कैसे हो रही है। वॉलंटियर्स भी हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैडम, यहाँ पर गेट के ऊपर सब जिसको जहाँ जाना है स्टेशन पे, वहाँ सब डिसाइड कर रखा है पहले से। गाड़ी अंदर लगती है, और जैसे किसी को मुगल सराय जाना पंडित दीनदयाल, तो वहाँ से जाएगा, उसकी ट्रेन वहीं से बाहर प्लेटफॉर्म पर लगेगी। हर 5 से 10 मिनट बाद में एक ना एक ट्रेन लगी रहती है। एक ट्रेन लगी रहती है, लेकिन वही है ना कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना हो, इसके लिए आप यहाँ से, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ से बहुत लोगों को यहीं से मैनेज होता है। फिर वहाँ जाकर पैसेंजर इकट्ठा रहते हैं, जब गाड़ी आती है तो वो बाड़ा खोलते हैं और वहीं से वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं। एक बार दिखा दीजिए ये भी, ये पहला पॉइंट है जहाँ पर रोका जाता है। 4 गेट लगे हुए हैं, ऐसे 4 से 5 गेट लग रखे हैं। रिजर्वेशन टिकट जिसका, उसका एक अलग गेट बना रखा है, वहाँ से निकल जाएंगे। ये सब अनरिजर्व टिकट वाले हैं। अनरिजर्व वालों को आप यहाँ से भीड़ के हिसाब से? बिल्कुल भीड़ के हिसाब से। तो आपका कोऑर्डिनेशन अंदर प्लेटफॉर्म से या रेलवे स्टेशन से कैसे हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हमारे पास में मैसेज आ जाता है मैडम, गाड़ी के लिए या कुछ भी चेंजेस होता है उसका यहाँ पर मैसेज आ जाता है, और अंदर भी हमारी तरह ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी लोग तैनात है वहाँ पे। और प्लेटफॉर्म से अंदर से कैसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म से हम यहाँ से भेजते हैं, आगे हमारे और भी वॉलंटियर और हमारे लगे हुए हैं, वो आगे कोऑर्डिनेट। तो देखिए, ये पूरी तरह से एक हम कह सकते हैं कि चेन है। अंदर प्लेटफॉर्म से चीजें मैनेज हो रही हैं, वहां से वायरलेस मैसेजेस जाते हैं, और सभी के कानों में आप देखेंगे यहाँ पर वायरलेस है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। अलग अलग तरह के गेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। जिनके रिजर्व टिकट्स है उनकी एंट्री दूसरे जगह से हो रही है। अनरिजर्व वालों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। फिर इसके पीछे एक और बैरिकेड है जहाँ पर भीड़ को रोका जाता है, और जब ट्रेन आती है उस हिसाब से धीरे धीरे करके लोगों को छोड़ा जाता है, ताकि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ ना हो और लोग सही तरीके से अपनी ट्रेन बोर्ड कर सके। सिविल वॉलंटियर्स भी हैं और पुलिस प्रशासन भी है जो इस पूरी भीड़ को मैनेज कर रहा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से मैं नवजोत रंधावा, मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह। प्रयागराज में पिछले 1.5 महीने से महाकुंभ जारी है। ऐसे में कर्मचारी भी लगातार वहां अपने काम में जुटे हैं। इन्हीं कर्मचारियों की प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने तारीफ की। वैसे आज ही स्वच्छ महाकुंभ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके लिए 4 जोन में 15,000 से ज्यादा कर्मचारियां सफाई अभियान छेड़ेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। ये कुंभ के कोहिनूर हैं। प्रयागराज महाकुंभ में पिछले करीब 1.5 महीने में इन सभी ने जी जान लगा दिया। पुलिस जवान, सफाई कर्मी, रेलवे कर्मचारी, मेडिकल टीम और दूसरे महकमे के जाबाजों ने दिन रात एक कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी को मध्य प्रदेश के छतरपुर से सलाम किया। एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने पुलिस और डिजिटल टीम की भी तारीफ की। उनके मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों को डिजिटल खोया पाया केंद्र के जरिए उनके घर वालों से मिलवाया जा चुका है। आप सोचिए, डिजिटल कुंभ के माध्यम से हम लोगों ने अब तक 28,000 से अधिक लोगों को डिजिटल खोया पाया वाले केंद्र के माध्यम से उनके घर वालों से मिलवाने का काम किया। 28,000।
प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे लोग भी सफाई कर्मियों, पुलिस और मेडिकल टीमों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। सफाई भी बहुत शानदार है और मेन व्यवस्था वगैरह, पानी वगैरह का बहुत अच्छा इंतजाम है। सिस्टोमेटिक सभी पूरा सिस्टोमेटिक किया हुआ है। श्रद्धालु भगत भी बहुत एकदम आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो कुंभ के कोहिनूर यकीनन तारीफ के काबिल हैं। पिछले 1.5 महीने में इनमें से ज्यादातर कर्मचारी अपने परिवारों से दूर हैं, आंखों से नींद गायब है और इनके लिए सबसे ऊपर इनका फर्ज है। छतरपुर से रवीश पाल सिंह, प्रयागराज से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं सेहत की। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की यात्रा की और वहां कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन किया। वहीं के बाद से अब कुछ देर बाद पीएम मोदी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन बागेश्वर धाम में उनके दौरे के दौरान क्या क्या खास रहा, ये आपको दिखाते हैं। पीएम ने बागेश्वर धाम में नए कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी और बुंदेलखंड को खास सौगात दी। अब यहाँ बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। पीएम मोदी ने बताया कि कैंसर अस्पताल 10 एकड़ के दायरे में बनेगा और पहले चरण में इसमें 100 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद ये अस्पताल 25 एकड़ में फैला होगा। इसके निर्माण में 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अस्पताल 3 साल में बनकर पूरा हो जाने के आसार है। यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होगा और अन्य मरीजों का कम खर्च में इलाज होगा। देखना बड़ा गांव बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कैंसर अस्पताल में एक वार्ड का नाम पीएम मोदी की मां हीराबेन के नाम पर भी रखा जाएगा। हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना। हमारे ब्याह में भले ही न आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। पीएम ने ये भी कहा कि वो अस्पताल के उद्घाटन में भी आएंगे और धीरेन्द्र शास्त्री की बारात में भी जरूर शामिल होंगे। आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी सोमवार को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद वो बिहार और असम भी जाएंगे। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। आपका दिन शुभ हो। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।